स्टार्ट कर दिए। आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए और सभी के साथ क्लास शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जब तक क्लास ऐड कर लेते हैं, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में सभी लोग। चलिए, सो काफ़ी सारे बच्चे तो जुड़ चुके हैं। अब अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। सो कल तक हमने क्या करा था कि डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा था, योग के बारे में पढ़ लिया था हमने, ठीक है। फील्ड पोल, फील्ड शू के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हम बात करें तो आर्मेचर पढ़ा था और लैप वाइंडिंग के बारे में और वेव वाइंडिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आई होप आप सबको वाइंडिंग क्लियर हो गया होगा। वाइंडिंग वाला जो कल मैंने आपको टॉपिक कराया था, आई होप आप सभी लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए काफ़ी सारे बच्चे आ चुके हैं। कमेंट अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी दूसरा मोबाइल में चालू कर दूँ क्लास फटाफट से, फिर आप सबका कमेंट्स देखते हैं। चलिए, सो अब देखिए, कल जहाँ तक हमने लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में बात की थी, अब उससे आगे की बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है दोस्तों, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है, ठीक है। अभी तक किसी भी ने भी ढंग से वीडियो को लाइक नहीं करा है, काफ़ी सारे बच्चे रह गए, तो आप लोग फटाफट से बस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देख लेता हूँ, अब वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। कौन कौन आ चुका है क्लास में, और वॉइस क्लियर है मेरी, सब कुछ क्लियर है ना। चलिए, अंकित, पवन, लखन, करण, अभिषेक, यश, चंद्रकला, गुड मॉर्निंग सभी को। चंद्रकला जी आज पहली बार क्लास में आए हैं, आप कहाँ से हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चंद्रकला जी आप कहाँ से हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, तो लेमिनेटेड आर्मेचर कोर। अब देखिए, जो मैंने आपको कल आर्मेचर दिखाया था, उस आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग करते हैं, लेकिन मैंने आपको ये साथ साथ बता दिया कि आर्मेचर कैसे बनाया जाता है। इस तरह से कुछ आर्मेचर की कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। ये एक बिल्कुल पतली कोर है। साइज क्या बताया था मैंने आपको, 0.35 से 0.6 mm तक होती है। ऐसी ही बहुत सारी पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के जोड़ा जाता है और उन्हें पूरा कंप्लीट आर्मेचर बना दिया जाता है, पूरा कंप्लीट उससे आर्मेचर बना दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनेटेड। अब इसे क्यों क्या करा जाता है, लेमिनेटेड करा जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था लेमिनेटेड क्यों किया जाता है दोस्तों, एडी करंट व हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए, एडी करंट व हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, लेमिनेटेड बनाते थे। चलिए, खजूवाला से, अच्छा खजूवाला कौन से स्टेट में पड़ता है मुझे पता नहीं है। पायल जी गुड मॉर्निंग, अच्छा बीकानेर जिला, ओके राजस्थान से ही हैं आप। चलिए खम्मा घड़ी, सॉरी सर 3 दिन क्लास में, कोई बात नहीं। पवन, तबियत पानी ठीक है सबका। चलिए, सो अब फटाफट से सब लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे और यहाँ देखेंगे कि लेमिनेटेड आर्मेचर कोर क्या होती है, बहुत सारी पतली पतली पत्तियों को जोड़ करके एक आर्मेचर बनाया जाता है, ठीक है। वो कोर है, खाली कोर है। अब उसके अंदर वाइंडिंग करेंगे तब वो आर्मेचर कहलाएगा, जब तक वाइंडिंग नहीं करेंगे वो सिर्फ कोर है। इसके बाद बात करें तो क्यों लेमिनेटेड की जाती है, हमने लिखा लेमिनेटेड आर्मेचर कोर। तो ये लेमिनेटेड आर्मेचर कोर क्या है दोस्तों, लेमिनेटेड आर्मेचर कोर क्या होती है कि हम इन पत्तियों को लेमिनेट करते हैं। अब लेमिनेट क्यों करते हैं, ताकि कोरोना लॉस से बचा जा सके, सॉरी कोरोना लॉस नहीं, कोरोना लॉस होता, ताकि एडी करंट व हिस्टेरेसिस लॉस से बचा जा सके। ये चीज क्लियर है, बस इतनी चीज हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है कि लेमिनेटेड क्यों की जाती है, ठीक है। एडी करंट व हिस्टेरेसिस लॉस से बचने के लिए इन्हें हम लोग कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, रिचार्ज खत्म हो गया था। ज्योति जी गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम बात करेंगे कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर के बारे में मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई थी, मैं मान लेता हूँ, देखिए ये क्या है, ये है मेरा आर्मेचर है, ठीक है। अब आर्मेचर के बाद
ये ठीक है, ये शाफ्ट आ गई। अब आर्मेचर के बाद ये जो चीज होती है ना दोस्तों, इसे मैं क्या कहता हूँ, कम्यूटेटर। इस चीज को कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता है, देख पा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अंदर वाइंडिंग है। अब वाइंडिंग, जितनी भी वाइंडिंग होती है वो सब इस कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, कम्यूटेटर सेगमेंट। अब कम्यूटेटर से जुड़ गई। अब जब आर्मेचर से जो करंट निकली, तो देखो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे या समझेंगे, आर्मेचर से कौन सी करंट पैदा होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आर्मेचर हमेशा एसी करंट पैदा करता है। राधे श्याम आलोक, गुड मॉर्निंग राधे श्याम। तो आर्मेचर हमेशा एसी करंट पैदा करेगा। अब ये जो एसी करंट है कहां जाएगी, कम्यूटेटर में। अब ये जो एसी करंट के जो वायर है, ये जो सारे जिन्होंने एसी पैदा करी, वो जाएगी कम्यूटेटर में। अब कम्यूटेटर क्या काम करता है दोस्तों, कम्यूटेटर करता है डायरेक्शन चेंज, यानी कि धारा का दिशा परिवर्तन। भाई कम्यूटेटर ने क्या करा, जो करंट हमने भेजी है उस करंट को आर्मेचर से जाइए, कम्यूटेटर उस करंट का दिशा परिवर्तन करके उस करंट को, जो एसी करंट आई, उसे किस में परिवर्तित कर देता है, डीसी। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई कम्यूटेटर से निकलने वाला जो आउटपुट होता है वो हमेशा डीसी होता है। डीसी जनरेटर में ऐसा नहीं कि कम्यूटेटर सिर्फ एसी को डीसी में पैदा करता है, कम्यूटेटर डीसी को एसी में परिवर्तित भी कर सकता है। तो कम्यूटेटर एक तरह का कन्वर्टर है, परिवर्तक है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में। अच्छा राधे श्याम जी, आपका नाम ले लिया एक बार। राधे श्याम जी बहुत बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं आपका। चलिए कैसे हैं राधे श्याम जी। अब देखो कि आर्मेचर एसी पैदा करता है और उससे हम लोग कहाँ देते हैं, कम्यूटेटर पे, और कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी पैदा करता है। क्या इतनी चीज आप लोगों की क्लियर है, ठीक है। आर्मेचर एसी पैदा करता है और कम्यूटेटर का काम क्या है, उस एसी को डीसी में परिवर्तित करना। अब बात करें कम्यूटेटर कैसा बनाया जाता है, तो आप हमेशा ध्यान देखेंगे हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर मटेरियल का, यानी कि तांबे की मोटी मोटी पत्तियों का। हार्ड ड्रॉन कॉपर कैसा हो गया, सख्त कठोर मजबूत तांबे की पत्तियों का बनाया जाता है। तो मैं लिख देता हूं तांबे की मोटी पत्तियों का, तांबे की मोटी पत्तियों का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बनाया जाता है तांबे की मोटी मोटी पत्तियों से, ठीक है। अब जो आर्मेचर की वाइंडिंग है, ये जो हमने आर्मेचर की वाइंडिंग दी, ये इसके साथ सोल्डरिंग करके एक एक वाइंडिंग को हम लोग सोल्डरिंग करके जोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियर है। बस अब अगर डीसी पैदा हुई, अब डीसी को मैं क्या करता हूं, ब्रश लगा के, दो ब्रश की मदद से मैं उसको बाहर आउटपुट में डीसी ले लेता हूं। ब्रश लगा के आउटपुट में मैं बाहर क्या ले लेता हूं, डीसी। देखो ये जो है ना, यहाँ पे दो ब्रश लगे रहते हैं, हम पढ़ेंगे। ये ब्रश क्या देते हैं, मुझे डीसी आउटपुट देते हैं। तो एक बार मुझे सब लोग कमेंट करके बता देंगे, जतिन जी गुड मॉर्निंग, कि सर हमें लैमिनेटेड आर्मेचर कोर और कम्यूटेटर के बारे में एक एक चीज क्लियर हो गई कि ये हार्ड ड्रॉन कॉपर तांबे की मोटी पत्ती को बनाया जाता है, ये सीधे आर्मेचर से कनेक्ट रहता है और आर्मेचर के एसी करंट को दिशा परिवर्तित करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। इतनी चीज सब लोगों को क्लियर है तो फटाफट कमेंट करके मुझे बता देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लस एक चीज और, ये जो तांबे की पत्तियां होती है ना, वी शेप की होती है, ठीक है। तांबे की पत्तियां वी आकार की बनाई जाती हैं। इसके अंदर जो तांबे की पत्तियां हैं वो वी आकार की बनाई जाती है, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को, वेरी गुड। चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो ठीक है, दो चार चीजें ध्यान रखना कि कम्यूटेटर तांबे की मोटी पत्तियों को बनाया जाता है, आर्मेचर की एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने का काम करता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। हमें चीजें एकदम रटनी है और ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ना, ठीक है, कि ज्यादा अनशन उल्टा सीधा पढ़ा दो और दिमाग में फिट ना हो। चीजें ऐसे पढ़नी है कि दिमाग के अंदर एकदम फिट हो जाए चीजें, सटीकता से ना, कि अगर एक चीज का आंसर एक लाइन में तो वो एक लाइन में समझ में आएगी, ठीक है। मैं एक चीज के बारे में बहुत सारी रामायण गिना दूंगा आपको, लेकिन आपको याद सिर्फ एक चीज होगी, तो बस हमें उस एक चीज के बारे में ही ध्यान लगाना है और इस एक चीज को ही पढ़ना है। इतनी सारी चीजें पढ़ा के बता के अच्छी बात है, बट फिट हमेशा दिमाग में एक चीज करनी है बच्चों के। एक्सप्लेनेशन पूरी पूरी देनी है, लेकिन एक चीज एक एक पॉइंट पॉइंट वाइज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए चीजें, जब ही मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो अब ये हो गया। अब हम बात करेंगे फील्ड कॉइल,
ठीक है। अब आपने देखा था स्टार्टिंग में हमने पोल शूज स्थापित किए थे, तो उन पोल शूज के अंदर जो कॉपर की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, लेकिन वो जो कॉपर होता है ना वो होता है सुपर इनेमल, सुपर इनेमल तांबे की वाइंडिंग, ठीक है। वायर कैसा होता है, सुपर इनेमल कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब वो सुपर इनेमल यानी कि वो जो कॉपर का वायर होता है मोटा, उसके ऊपर इनेमल की कोटिंग की जाती है और फिर उस कोटिंग को दिया जाता है फील्ड कॉइल के अंदर, फिर उस कोटिंग को दिया जाता है फील्ड कॉइल में, ठीक है। यानी कि फील्ड के अंदर जो फील्ड क्या हो गया, अब ये वाली चीज, ठीक है। ये जो है ना ये नॉर्थ साउथ, ये अब ऐसे जरूरी नहीं 2 पोल हो, ये 4 पोल भी हो सकते हैं, ठीक है, और 8 पोल भी हो सकते हैं, इस तरीके से जरूरी नहीं है 2 पोल होंगे, 2 पोल हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो वो कितने भी पोल हो सकते हैं, बट ये जो पोल होते हैं और इन पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसे ही मैं क्या कहता हूं, फील्ड कॉइल। इन पोल के ऊपर कॉइल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसे ही फील्ड कॉइल कहते हैं, ठीक है। चीज क्लियर है। तो फील्ड कॉइल बनाने में प्रयुक्त तार की मोटाई डीसी जनरेटर के टाइप है। अब इस तार की मोटाई कैसी रखनी है ये डीसी जनरेटर के टाइप पर निर्भर करेगा। पिक्चर क्वालिटी इशू हो रहा है, राधेश्याम आप पिक्सल इंक्रीज करो, आप अपने मोबाइल में 480 या 720 पिक्सल कर लो मिनिमम, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। अब ये तार मोटा होगा या पतला होगा, तो देखो इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्या है कि डीसी जनरेटर के टाइप पर निर्भर करेगी। अब अगर ये डीसी सीरीज जनरेटर है तो तार कैसा होगा, मोटा होगा, लेकिन यदि डीसी शंट जनरेटर है या शंट वाइंडिंग है तो ये तार होगा थोड़ा सा पतला। ये चीज है कि ध्यान रखेंगे, जब भी डीसी जनरेटर सीरीज वाला होगा तब हम फील्ड कॉइल के अंदर मोटा तार काम में लेंगे, और जब भी पतला डीसी शंट जनरेटर होगा तो पतला तार। अब ये सीरीज शंट क्या है आगे क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप ये चीज ध्यान रखिए, अगर डीसी सीरीज जनरेटर है तो फील्ड कॉइल में मोटा तार, और शंट जनरेटर है तो फील्ड कॉइल में पतला तार इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी राधेश्याम पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव हो गई आपकी, ठीक है। चलिए क्लियर है ये चीज फील्ड कॉइल के बारे में सबको, बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है फील्ड कॉइल के बारे में, ठीक है। अब आता है ब्रश और ब्रश होल्डर, ठीक है। तो एक जो मैंने बताया कम्यूटेटर के ऊपर, तो ब्रश कहां लगाता है, कम्यूटेटर से संपर्क में रहते हुए, तो कम्यूटेटर से करंट को कलेक्ट करने का काम, तो ब्रश का काम क्या होता है, कम्यूटेटर से धारा को इकट्ठा करके आउटपुट में देना, ठीक है, इकट्ठा करके आउटपुट में देना। अब ये जो ब्रश है किस किस के बने होते हैं, एक तो कार्बन के बने होते हैं तथा तांबे के। ब्रश कार्बन तथा तांबे दोनों बने होते हैं, लेकिन जब ये तांबे के बने होंगे तो क्या होगा, घर्षण अधिक होगा, जिससे कि आग लगने की संभावना रहती है। भाई ये घिसेगा, घर्षण होगा तो आग लगने की संभावना है। कार्बन ठीक है, बट ये क्या होता है, घिसता जल्दी है, ये घिसता जल्दी है। चलिए ये हो गया। अब तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन प्लस तांबे को मिक्स करके बनाते हैं, और वो होता है मेरा सेफेस्ट कार्बन मटेरियल। सेफेस्ट कार्बन मटेरियल क्या होता है, कॉपर और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है, कॉपर और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। अब ये जो ब्रश होल्डर है, ये ब्रश होल्डर इसको दबा के रखता है, ब्रश होल्डर इसको दबा के रखता है ताकि ये कम्यूटेटर के बराबर, अब देखो ये घिसेगा तो सही, तो स्प्रिंग और दबा दी जाती है ताकि ये लगातार कम्यूटेटर के कांटेक्ट में रहे, ताकि ये कम्यूटेटर के लगातार कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिस वजह से इसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जो हमारे काम की चीज है कि कम्यूटेटर के कार्बन ब्रश जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे मटेरियल का होना चाहिए, तो देखिए ये एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो ऑक्सीकृत ना हो, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का इस पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ कम्यूटेटर ज्यादा घर्षण करने वाला ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, और इसकी आकृति सरल होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग पता है कैसा होता है कार्बन ब्रश, इस तरह से एक चौकोर ब्रश होता है जिसमें कॉपर वायर लगा रहता है जो कि आउटपुट निकालने का काम करता है। अब बात करते हैं कि तनाव कितना रहता है इसके अंदर, देखिए तो 0.1 किलोग्राम से 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ में आ गया? तो ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है यहां से क्वेश्चन में कि जो स्प्रिंग है, ठीक है, ब्रश होल्डर में जो स्प्रिंग है उसका तनाव, ये क्या है, अपन लिख लेते हैं प्रॉपर स्प्रिंग तनाव, ठीक है, क्योंकि वो इतना 0.15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 0.2 प्रेशर बल लगा रही है ना, उस बल का है कि कितना तनाव लगाती है, ताकि वो ब्रश लगातार जैसे घिसता जाएगा, ब्रश घिसता गया आगे आ जाएगा। फिर हमें टाइम टू टाइम ब्रश को चेक करना भी आवश्यक है और उसे बदलना भी आवश्यक होता है। चलिए, काफी सारे बच्चे नए आए हैं, जियो प्रभास, चलिए काफी दिनों बाद आए जियो प्रभास जी, सभी लोग उससे एक निवेदन है कि जो जो भी प्रेजेंट है फटाफट से वीडियो को लाइक करेगा और एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप कमेंट करके बता दें, और जिससे मुझे पता पड़ सके कि कौन कौन बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। तो ब्रश होल्डर समझ आ गया, कॉपर तथा तांबे का बनाया जाता है, कम्युनिकेटर से आउटपुट इकट्ठा करने का काम करता है। चलिए फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं, काफी सारे पॉइंट्स ले लेता हूं मैं और उसे समझेंगे। आता है रॉकर प्लेट, एक आपका टूल होता है एंड कवर, ठीक है, बेयरिंग होती है, शाफ्ट कनेक्टेड रहती है, कूलिंग फैन होता है, बेड प्लेट, साथ साथ आई बोल्ट, बेड प्लेट, आई बोल्ट और टर्नल बॉक्स। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए, ओके, तंजिल, ज्योति, जतिन, जियो सर नाम याद रहता है आपको हमारा? बिल्कुल जियो प्रभास जी, बिल्कुल मुझे नाम याद रहता है सब लोगों का, ज़्यादा बच्चे तो है नहीं, देखो 20-25 बच्चे हैं तो पता रहता है कि कौन आया था कौन नहीं आया था। पवन टाक, अंकित गुजर, राधेश्याम मालव, पायल मिश्रा, और आज काजल जी नहीं आए, ठीक है, ज्योति जी हैं क्लास में बट उनका कमेंट नहीं आया अभी तक। नाम तो सबका याद रहता है, आप सब इतने प्यारे जो हो, ठीक है, नाम याद रखना पड़ता है। चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। रॉकर प्लेट क्या होता है? फ्रंट एंड प्लेट के द्वारा, ठीक है, फ्रंट एंड प्लेट, तो देखिए दो तरह की प्लेट होती है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो जो आगे की तरफ प्लेट होती है ना, ठीक है, फ्रंट साइड में, फ्रंट प्लेट भी कहते हैं इसे, तो आगे की तरफ जो प्लेट होती है उसे फ्रंट प्लेट कहते हैं। फिर क्या होता है, एंड की तरफ, एंड की तरफ जो प्लेट रखी जाती है, ढक्का लगा दिया जाता है, कास्ट आयरन के नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, तो वो हमारी हो गई एंड प्लेट, ठीक है, तो ये एंड प्लेट हो गई। अब आता है बेयरिंग। बेयरिंग क्या काम करते हैं? तो देखो, बेयरिंग पुल्ली जो शाफ्ट है उसे घुमाने का काम करती है, शाफ्ट को घुमाना है, प्रॉपर फ्रिक्शन रहे, तो उसके लिए हमें बेयरिंग की आवश्यकता है। तो देखो, आर्मेचर शाफ्ट को बेयरिंग के द्वारा एंड प्लेट पर कस दिया जाता है, जो आर्मेचर की शाफ्ट है उसमें बेयरिंग को फिट करके उसे एंड प्लेट के साथ में कस दिया जाता है। अब देखिए, दो तरह के बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं, छोटे जनरेटरों में तो बुश बेयरिंग, तो हमें यहां ये लिखना पड़ेगा, छोटे जनरेटर में तो बुश बेयरिंग, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, छोटे जनरेटर में तो बुश बेयरिंग, लेकिन बड़े जनरेटर में बॉल बेयरिंग। छोटे जनरेटरों में बुश बेयरिंग, लेकिन बड़े जनरेटरों में दोस्तों बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, या फिर बॉल बेयरिंग को एक और नाम क्या देते हैं? रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग या फिर रोलर बेयरिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर शाफ्ट, आपको पता है शाफ्ट बनी होती है, लेकिन हमें शाफ्ट में क्या ध्यान रखना है कि ये आर्मेचर तथा कम्यूटेटर बीच के आधार का काम करती है, कि आर्मेचर को कम्यूटेटर के साथ जोड़ने का काम कर रही है। अब इसे एंड प्लेट पर बेयरिंग की सहायता से कस दिया जाता है, लेकिन ये बनी किसकी होती है? तो हमको क्या देखना है? नरम लोहे की, नरम लोहे की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों ये नरम लोहे की बनी रहती है, ठीक है, ये चीज क्लियर है सब लोगों को। चलिए अब देखिए, कूलिंग फैन, तो मोटर को जो अंदर गर्मी है उसको ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा दिया जाता है, ठीक है, तो ठंडक के लिए, मैं लिख देता हूं ठंडक के लिए। फिर आता है बेड प्लेट। क्या होता है? तो देखिए, बेड प्लेट के बारे में बताऊं, जनरेटर के आधार को जो बेड प्लेट कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कल आपको ये डायग्राम बना के बताया था, अब ये जो चीज है ये क्या है? बेड प्लेट, ठीक है, ये आधार प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ये किस धातु की बनी होती है? तो यहां लिख लेते हैं बेड प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है। बेड प्लेट जो बनी होती है दोस्तों वो कास्ट आयरन की बनी होती है। आई बोल्ट, अच्छा एक बात मुझे कमेंट करके बताओ,
किस किसने आई बोल्ट देखा है? आई बोल्ट सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि आई बोल्ट किस किसने देखा है। ठीक है, आई बोल्ट किस किसने देखा था दोस्तों? मोटर के ऊपर एक है ना गोल रिंग लगी रहती है, जो मोटर को ऐसे अपन को अगर उठाना हो किसी चीज से, क्रेन वगैरह से, उसे आई बोल्ट कहा जाता है। तो मोटर को उठाने के लिए उस ऊपर एक गोल रिंग लगी रहती है छोटी सी, जिसे कि हम लोग आई बोल्ट कहते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने आई बोल्ट देखा होगा, बट पता नहीं होता वो चीज का नाम, तो ध्यान रखेंगे आज से, उस चीज का नाम होता है आई बोल्ट। ठीक है, आई बोल्ट। टर्मिनल बॉक्स, जहां से सारे वाइंडिंग के तार निकले होंगे, सीरीज के, शंट के, फील्ड के, आर्मेचर के, जो सारे वायर बाहर निकले रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल बॉक्स। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ये टॉपिक खत्म होता है, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन पढ़नी थी। तो हमने आज कंस्ट्रक्शन पूरी कवर कर ली है। ठीक है, अभी तक। अब आगे की बात करेंगे। ये तो हमारी खत्म हो गई कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आगे का टॉपिक देखेंगे, और आगे का टॉपिक क्या होगा उसका नाम तो हमें तंजिल बता देगा। देखो, तंजिल बता देगा कि सर आगे का टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तंजिल फटाफट से कमेंट करके बताएगा कि अब इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सभी में कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है प्रभास जी, सभी में कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए, तो ये एक हाथ का डायग्राम बनाया है। चलिए, बिल्कुल फ्लेमिंग्स का किस मटेरियल का बना होता है? सर डीसी जनरेटर की बॉडी। डीसी जनरेटर की बॉडी को कहा जाता है योक, और योक छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बनाया जाता है। ये हमने कल पढ़ा दिया ऑलरेडी। तो प्रभास जी कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमें देखना है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो देखिए, फ्लेमिंग नाम का मेरे पास सब लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए, सब लोग अब ध्यान से सुनेंगे। लखन सिंह जी, प्रभास, जतिन, तंजिल, राधेश्याम और पायल जी, काजल जी, ज्योति जी, जो भी क्लास में प्रेजेंट है सब लोग ध्यान से सुनेंगे। और एक बच्चा जो आज नए आए थे, चंद्रकला जी, ये जो नए आए थे, क्या होता है कि फ्लेमिंग नाम के हमारे एक भैया जी थे, उन्होंने क्या करा, नियम दिया। उनको क्या है, हाथ पैर मारने की बहुत आदत थी, तो उन्होंने हाथ पैर मार के कुछ नियम निकाले। तो पहला तो नियम आता है उनका राइट हैंड का। ये मेरा राइट हैंड है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड का जो नियम दिया वो जनरेटर के लिए दिया। ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए? ऑप्शन होगा डीसी जनरेटर, मोटर। ठीक है, दोनों कोई नहीं, तो आपको डीसी जनरेटर करना है। लेकिन फ्लेमिंग अंकल यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे हाथ का नियम तो दे दिया, उसके बाद उन्होंने उल्टे हाथ का नियम भी दिया। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल भी आता है, लेकिन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर में काम में आता है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग के अंदर कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। अब राइट हैंड रूल है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड रूल की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट है तो ठीक है भाई, राइट चीज यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए कि कौन सी उंगली क्या दर्शाती है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो अंगूठा है ये क्या दर्शाता है कि चालक की गति किस तरफ है। ठीक है, तो देखो चालक की गति इस तरफ है, तो ये हो गया चालक की गति। चालक की गति दर्शा रहा है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, तो ये बताता है क्या, जो चुंबक का फ्लक्स है उस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताने का काम कौन करता है, ये। ठीक है, अब देखो कि मैं इस तरीके से रखता हूं, ये जो उंगली है ना इसको इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, यहां बोर्ड पे रखूंगा। तो अब देखो ये जो पहली वाली उंगली है, फ्लक्स इस तरफ ही तो होता है, नॉर्थ टू साउथ। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको कल की क्लास में बताना भूल गया, जो फ्लक्स लाइन होती है
वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा हमेशा चलती है। तो मैंने इस तरह से रखा, तो ये जो उंगली है, ये उंगली क्या बताएगी आपको कि फ्लक्स की दिशा, यहाँ लिखा है ना मैंने चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। अंगूठा क्या बता रहा है, चालक की गति। अब देखो जनरेटर के अंदर मैं करता क्या हूँ, जनरेटर के अंदर मैं करता क्या हूँ, मैं बिजली पैदा करता हूँ, ईएमएफ जनरेट करता हूँ। तो अब ये जो ये वाली उंगली है ना, मिडिल फिंगर जिसे कहा जाता है, बीच वाली उंगली, वो क्या बताएगा, ईएमएफ की दिशा। वो क्या बताएगा आपको, ईएमएफ की दिशा। समझे? तो ये देखो इस तरीके से बनाई। तो अब ये जो उंगली है, ठीक है, ये इस तरफ है, तो ये बताती है हमारे को ईएमएफ की दिशा। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब जब मोटर वाला भी पढ़ेंगे ना, तो भाई तब अंगूठा तब भी चालक की दिशा बताएगा, ये जो उंगली है तब चालक की दिशा बताएगी, लेकिन जो बीच वाली उंगली है तब मुझे करंट की दिशा बताएगी, क्योंकि मोटर के अंदर मैं करंट देता हूं। लेकिन अभी दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाल के हम लोग कम्यूटेटर डीसी जनरेटर का पढ़ रहे हैं, तो अंगूठा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बताइए कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में अंगूठा क्या बताता है, तो आप क्या करेंगे, चालक की गति। पहली उंगली, ठीक है, पहली उंगली जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तर्जनी उंगली, इसे तर्जनी उंगली भी कहा जाती है। तो तर्जनी उंगली क्या बताती है, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और मिडिल फिंगर या बीच की उंगली क्या बताती है, ईएमएफ की दिशा। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ दिशा की तरफ फ्लो होता है। ये चीज आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए चंद्रकला जी, आप अपना वीडियो पिक्सल को 720 या 480 पे चलाओ, देखो देखी को नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर पिक्सल की प्रॉब्लम है तो 480 या 720 कर लें। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैंने देखा ही नहीं है, कुछ चीज़ अभी जो मैंने पूछी थी तो उनको देखा ही नहीं है, और लाइक बहुत ज़्यादा कम हो रखे हैं, और एक महानुभाव ने तो वीडियो पर डिसलाइक भी कर दिया है। चलिए, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके सब लोग ये बता दो, यस सर कमेंट कर दो कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि आप सबको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्लियर है तो हम इससे आगे बढ़ें। मैं समझ की वीडियो नहीं देख रहा। अच्छा, क्या बात है, मतलब सब लोगों को क्लियर है, तो अपन इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब तंजिल बताएगा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तंजिल बस एक टॉपिक खत्म होते हैं, फटाफट टॉपिक का नाम बताते हैं। चलिए, अब अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब ईएमएफ इक्वेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। अब ईएमएफ इक्वेशन क्या है, पूरा नाम देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि हिंदी में हम लोग इसे क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो पूरा नाम समझ गया, ईएमएफ इक्वेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ को और हिंदी में विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अच्छा, हाँ भाई बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रभास जी को अच्छा नहीं लगा है तो उन्होंने डिसलाइक कर दिया। चलिए, अब आप ये चीज देखिए, ईएमएफ इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिख के यहाँ बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू 5ZNP/60A। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, कहाँ से आया? एक चीज ध्यान रखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कैसे है, कहाँ आया, इक्वेशन बताओ। लेकिन फिर भी आप लोग ये ना बोलो कि सर आपको इक्वेशन नहीं आती, तो मैं आपको इक्वेशन करा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको इक्वेशन करा देता हूँ, बट इक्वेशन हमें याद नहीं रखनी, आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो देखें कि आर्मेचर था, अब आर्मेचर के द्वारा एक साइकिल पूरी करी, घूमा एक बार में, दो बार में, तो आर्मेचर द्वारा प्रति चक्कर में, लिख लेते हैं, आर्मेचर द्वारा प्रति चक्र में काटा गया फ्लक्स, तो पर चक्कर में उसमें कितना फ्लक्स आता, d∅dt, ठीक है भाई। आर्मेचर अपना एक चक्कर घुमा, तो उसने एक चक्कर में घूमने के पश्चात कितना ईएमएफ पैदा करा, ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ, सॉरी, चक्कर में उत्पन्न ईएमएफ। अब ईएमएफ कितना उत्पन्न करेगा, उसके लिए देखिए भाई, जितने समय में जितना ज्यादा फ्लक्स काटेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स काटेगा
कंडक्टर चालक घूमेगा और चालक घूमने के बाद जितना ज्यादा फ्लक्स काटेगा उतना ईएमएफ पैदा होगा। तो देखिए कि कितने समय में कितना फ्लक्स काटा, उसी समय पता पड़ेगा कि कितना ईएमएफ पैदा हुआ। ठीक है, अब देखिए ये तो आर्मेचर द्वारा, मैं तो प्रत्येक चालक द्वारा एक चक्कर में काटा गया फ्लक्स। तो मान लीजिए कि प्रत्येक चालक है, बहुत सारे चालक है, तो प्रत्येक चालक द्वारा एक चक्र में काटा गया फ्लक्स। ठीक है, चलिए क्या कमेंट आया है, दिखाई को नहीं देवे सर। तो चंद्रकला जी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने पिक्सल इंक्रीज करने हैं। ठीक है, आपके देखिए मोबाइल पे राइट हैंड साइड पे 3 डॉट होंगे, उन तीनों डॉट पे क्लियर करेंगे तो आपको क्वालिटी दिखेगा, और उस क्वालिटी पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जैसे आपको क्या दिख जाएगा भाई मेरे, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से आप 720 या 480 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो जाता है कि एक चालक द्वारा, प्रत्येक चालक द्वारा कितना फ्लक्स काटा गया है, तो वो देखिए क्या हो जाएगा, डी फाइव इज इक्वल टू हो जाता है पी फाइव। ठीक है, पोल और फ्लक्स के बराबर वो काटेगा। ठीक है, अब देखिए कि प्रति सेकंड में हमको बात करनी है, प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या। ठीक है, ये इक्वेशन थोड़ी घबरा सकती है लेकिन घबराना नहीं है। प्रति सेकंड में कि हर सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी है, भाई हमें प्रति सेकंड में चक्करों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, n/60। ठीक है, n/60 कुल चक्रों की संख्या हो जाएगी प्रति सेकंड के अंदर। अब जब ये हमने सारी चीजें लिख ली, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 1 है, इसमें समीकरण 2 का मान रखना है हमें। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो है प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या यानी कि ये dt हो गया। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2, 3 का मान रखने पर, अब देखो समीकरण क्या थी, E इज इक्वल टू, ये उत्पन्न ईएमएफ निकाल रहा था ना, तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी था, तो E इज इक्वल टू था डी फाइव बाई डी टी। लेकिन डी फाइव की जगह क्या आ गया, पी फाइव आ गया भाई, डी फाइव की जगह पी फाइव आ गया और डी टी की जगह आ गया n/60। ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया, 60/n होता है, सॉरी भाई देखो ये उल्टा कैसे हो गया, तो ये आ गया 60/n। अभी n ऊपर भी चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, p/n/60, p/n/60। ये भी आपकी इक्वेशन है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि आर्मेचर में चालक कितने हैं, हमें पता है कि कितने चालक है। अभी मैंने एक चालक निकाला था लेकिन कुछ 100, 200, 500 चालक होंगे, तो मैं मान लेता हूं, माना कि Z चालक हैं, माना कि Z चालक हैं। ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं। अब अगर आप Z चालक मानते हो तो E क्या हो गया, 5 आ गया। Z चालक है तो Z, n की जगह n और p की जगह p और बटे 60, ये आपका आ गया। ठीक है, तो जब Z चालक होंगे तब आपका ईएमएफ इक्वेशन आगे निकल के ये, ठीक है, इतने वोल्टेज आएगा। लेकिन अब Z चालक है लेकिन साथ साथ उसके अंदर पैरेलल पाथ भी होते हैं, जब हम वाइंडिंग बनाते हैं तो वाइंडिंग के साथ बनते हैं पैरेलल पाथ। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ कितना हो गया, लिख लेता हूं, पैरेलल पाथ के साथ, और पैरेलल पाथ को क्या कहा जाता है, ए। तो कितने पैरेलल पाथ है मुझे तो नहीं पता, तो मैं इसकी वैल्यू सीधे रख दूंगा ए। ये मैंने रख दी इसकी वैल्यू और ये आ गया मेरी इक्वेशन ईएमएफ की 5ZNP/60A। तो ये बताओ कि किस किस बच्चे को ये समझ आई, किस किस बच्चे को ये इक्वेशन समझ आई, जो मैंने डेरिवेशन कराई बहुत ज़्यादा आसान थी और आई होप आपको समझ आई गई होगी। सर पे खा है, चलिए ये चीज समझ आएगा। इक्वेशन पी, भाई ये रहा पी, ये रहा जियो, क्या सॉरी प्रभास जी, ये रहा। सर समांतर पाथ क्या होता है, पैरेलल पाथ क्या होता है, जतिन जी आप कल आए थे, पैरेलल पाथ समझाया था। नंबर ऑफ पोल कहाँ गए सर जी, अरे ये रहा ना पी नंबर ऑफ पोल्स ही तो है। अभी तो मैंने डेरिवेशन समझाई, अब एक एक पार्ट क्या होता है उसका नाम बताएंगे ना, कि डेरिवेशन समझ आ गई। अब मैं बताता हूँ पैरेलल पाथ क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है बताएंगे ना, बिल्कुल यार। आप लोगों का डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला थोड़ा। अभी इस इक्वेशन लिखो, जिसके मन में जो जो सवाल है मुझे बता दो। अब देखो इक्वेशन मेरी क्या आई थी, 5ZNP
बटे 60A। अब इसके अंदर देखते हैं कि फाई क्या है, फ्लक्स, ठीक है, Z क्या है, नंबर ऑफ चालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ चालक या फिर कंडक्टर कितने हैं टोटल। उसके बाद आता है N क्या है, स्पीड यानी कि गति, किस गति से घूमता है RPM के अंदर। उसके बाद P क्या है, नंबर ऑफ पोल की यानी कि पोल की संख्या कितनी है। इसके बाद हम बात करते हैं ए क्या है, समानांतर पाथ। अब सबसे पहली बात नंबर ऑफ पोल्स आ गए। जिसने पूछा था समांतर पाथ क्या है, 10 बजे से बिल्कुल तंजील 10 बजे से चालू होती है। कौन पूछ रहा है, सॉरी सर, ए पूछा था। क्लास कितने बजे, शेर सिंह राजापत जी, स्वागत है शेर सिंह जी आपका, नमस्कार, कैसे हैं आप। संगीता जी आज लेट हो गए, तो शेर सिंह जी ITI इलेक्ट्रीशियन की डेली क्लास 10 बजे यहाँ चालू हो रही है। 5-6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी DC जनरेटर का चैप्टर कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। जो भी बच्चा नया है वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, पैरेलल पाथ क्या होता है, देखो वाइंडिंग मैंने कल बताई थी ना, वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो ये क्या है, पैरेलल पाथ हो गए, 3 पैरेलल पाथ हो गए, 2 हो सकते हैं और जितने नंबर ऑफ पोल वो हो सकते हैं। लेकिन अब पैरेलल पाथ डिसाइड, अब देखो आपको क्वेश्चन ने एग्जाम के अंदर फाई दे रखा होगा, Z दे रखा होगा, N दे रखा होगा, P दे रखा होगा और आपसे पूछेगा E। लेकिन अब आपको A का मान कभी भी दे नहीं रखा होगा, कभी भी आपको A की वैल्यू नहीं दे रखा होगा। इसकी जगह क्या बोलेगा, या तो लेफ्ट वाइंडिंग बोलेगा या वेव वाइंडिंग बोलेगा। क्या बोलेगा भाई, या तो लेफ्ट वाइंडिंग है या फिर वेव वाइंडिंग है, और बस इतना कह देगा। और आपको A की वैल्यू कैसे, तो मैंने कल आपको क्या समझाया था, जब भी देखो ये A बराबर P है ना, AP, तो जब भी लेफ्ट वाइंडिंग होगा तो A का मान कितना होगा, जितना P का मान है, और वेव वाइंडिंग में A का मान हमेशा 2 माना जाएगा। तो आपको कभी भी एग्जाम में A का मान दिया नहीं जाएगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई A का मान देंगे तो नहीं, लेकिन आपसे E पूछेगा और ये चारों देगा, ये 5 ही चीज नहीं देगा, तो कभी E निकाल पाओगे नहीं। तो दिमाग का इस्तेमाल करना है कि भाई A की वैल्यू क्या होगी। अगर लेफ्ट वाइंडिंग है तो A का मान वो होगा जो P का मान है, और अगर वेव वाइंडिंग होगी तो A का मान होगा हमेशा 2। ये चीज सब लोगों की क्लियर है या नहीं, ये चीज सब लोगों की क्लियर है। शेर सिंह क्लास में है यार, निकल गए, सब लोगों को ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ। सब लोगों को क्लियर है, कमेंट करके बता दो फटाफट कि ये चीज यस सर हमारे क्लियर हो चुकी है। चलिए क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी के ऊपर आधारित हमें एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करना है। तो सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहते हैं कि किसी लैप वाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर में, अब देखिए इसने क्या बोला, लैप वाउंड बोला। अब लैप वाउंड बोलते में ये चीज तो समझ गया कि यार A का मान हो गया जो P का मान है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा P का मान कितना है, P का मान दे रखा है 8, यानी कि A का मान भी हो गया 8। तो पहले P का मान लिखेंगे, उसके बाद A का मान कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ब्रैकेट में लिख दो लेफ्ट वाइंडिंग है तो जो P का मान है वही A का मान हो जाएगा। आर्मेचर में 800 चालक हैं, 800 चालक यानी कि चालक Z का मान कितना हो गया, 800 चालक हैं, और फ्लक्स का मान है 1.15 मिली वेबर। फ्लक्स का मान कितना हो गया भाई, 15 मिली वेबर, यानी कि 5 हो गया 15 मिली दे रखा है। मिली मैंने आपको समझाया था दूसरी तीसरी क्लास में, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 वेबर। 10 की घात -3, मिली का मतलब क्या होता है 10 की घात -3, और आर्मेचर की रोटेशन स्पीड है 500 RPM। तो N का मान कितना दे दिया, 500 RPM। अब आपको बोलता है कि E की वैल्यू निकालो, तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए EMF का फॉर्मूला क्या होता है, 5ZNP/60A। बस अब देखो यहाँ फाई का मान कितना दे रखा है 15, यहाँ से लिखना चालू करते हैं हम लोग, 15 × 10 की घात -3। Z का मान कितना दे रखा है 800, N का मान कितना दे रखा है 500, P का मान कितना दे रखा है 8 बटे 60 की जगह 60, और A का मान कितना दे रखा है जो P का मान है 8, यानी कि। तो इतनी चीज यहां तक आपको समझ आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट करके बता दो, क्या ये चीज आप लोगों के भेजे में घुसी या नहीं, ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। इतनी आसान सी चीज है, और आई होप कि आपको ये इतनी आसान चीज समझ आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं करा, फॉर्मूला लिखा और जो मुझे गिवन है वो मैंने फॉर्मूले के अंदर उतार दिया। अब देखिए क्या करना है, ये जो 10 की घात -3 ऊपर है, क्या ये नीचे आ सकता है,
बिल्कुल अगर ये 10 की घात -3 ऊपर है नेगेटिव में, नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगा। और उससे पहले मैं इस 8 से इस 8 को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, कर दिया। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 15 चौके 60। दूसरी बात 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो का 2 जीरो आ गया। यहां तक देखो कुछ डाउट नहीं है। अब आगे चलिए तो देखिए 10 की घात -3 जो ऊपर था मुझे उसको लिखना है नीचे, यानी कि वो आ गया 10 की घात +3 और 10 की घात +3 यानी कि 1000, ठीक है। यहां से तो सब कुछ कट ही चुका है। इसके बाद क्या बचा 200, इसके बाद देखें यहाँ पे 500 बचा हुआ है और यहाँ पे 1000 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है अब 1000 बचा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए तो कितना आया 20 पंजे 100, यानी कि 100 वोल्ट आपका ईएमएफ आ गया। तो अब ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी है? कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल लखन का आंसर आ गया है। और आप लोग बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करे हुए, देखो यहाँ पे क्या मैंने किसी तरह से कैलकुलेटर इस्तेमाल करा, एकदम आसानी के साथ आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ कि अभी तक देखो मैंने आपको सारे टाइप्स पढ़ा दिए, फ्लेमिंग का रूल पढ़ाया मैंने आपको, इसके बाद में ईएमएफ इक्वेशन पढ़ाई और ये न्यूमेरिकल कराया। आपके दिमाग में जो मैंने बात घुसेड़ना चाहता था डीसी जनरेटर, अब आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्या अब आपको डीसी जनरेटर वाला चैप्टर आसान लग रहा है या नहीं। चलिए सबको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से, वेरी गुड। चलिए चलिए अब ये चीज़ हो गई, न्यूमेरिकल हो गया, समझ आ गया सबको। किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो तो भाई अभी पूछ सकते हैं। देखो सभी दोस्तों से कहना चाहते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे अभी के अभी पूछ सकते हैं, बाद में मत बोलना। और काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है पहले से ही मुझसे, तो उन लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आगे। यही टॉपिक पहले मैं सोच रहा था ना पढ़ूँ ये वाला, बाद में पढ़ाएं, बट टाइमिंग कम है, देख लेते हैं जितना भी कवर होगा कर लेंगे। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, ठीक है। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण अब हमें पढ़ना है कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ओके, चलिए अब देखते हैं डीसी जनरेटर का वर्गीकरण पढ़ना है। तो ये रहा आपका डीसी और ये रहा आपका जनरेटर। तो अब देखिए सबसे मेजर जो है डीसी जनरेटर होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले हम देखेंगे जो डीसी जनरेटर है मेरे पास दो प्रकार के हैं। पहला तो होता है प्राइम मूवर के आधार पर, दूसरा होता है उत्तेजन के आधार पर, ठीक है। प्राइम मूवर के आधार पर, उत्तेजन के आधार पर हमें देखना नहीं है, प्राइम मूवर को छोड़ो, हम बात करेंगे बेसिकली एक्साइटेशन के आधार पर। दो तरह के होते हैं आपके, एक तो होता है स्वतः उत्तेजित जिसे कहते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड, और एक होता है पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित को हम लोग कहते हैं सेपरेटली, कि ये सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और स्वतः उत्तेजित को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सेल्फ एक्साइटेड। यानी कि एक बात देखो, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर वो होते हैं जिन्हें एक्साइट करने के लिए या जिन्हें चलाने के लिए हमें एक अलग से सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसे चलाने के लिए मुझे एक अलग से सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल्फ एक्साइटेड की, तो इन्हें अलग से किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप चालू हो जाते हैं, ये अपने आप चालू हो जाते हैं, इन्हें बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अब सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं हमारे तीन तरह के। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो वो
तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, सीरीज डीसी जनरेटर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है शंट डीसी जनरेटर। फिर इसके बाद आता है कंपाउंड डीसी जनरेटर। लेकिन अब जो कंपाउंड डीसी जनरेटर है दोस्तों, वो दोबारा से दो तरह का होता है। कंपाउंड डीसी जनरेटर दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा तरह का है देखेंगे। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट टाइप के होते हैं। एक और टाइप जो है इनका, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिख लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल, उसे हम लोग बाद में समझेंगे। क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, तो वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। तो ये देखिए डीसी जनरेटर दो तरह के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड जो स्वतः उत्तेजित होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जो कि एक बाह्य स्रोत के द्वारा उत्तेजित होते हैं। अब सेल्फ एक्साइटेड जो मेन है हमारा, उसमें होता है डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में तीन है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट और एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। इस आधार पर हमें पढ़ना है। तो क्या ये चीज सब लोगों को समझ आ चुकी है क्या? ठीक है। डीसी जनरेटर वाला जो चैप्टर है इसमें हमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। हो गया। चलिए अब सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को हम लोग डीसी शंट जनरेटर भी सॉरी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जैसे भारी स्रोत से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये है। तो ये है दोस्तों आपका जो जनरेटर है, इसे हम लोग कहेंगे लोड, और ये जो है ना इसे हम लोग कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। लेकिन किसके, ये बाहरी स्रोत की। तो ये क्या है हमारा बाह्य स्रोत। देखिए ये जो जनरेटर है मेरा, ये अपने आप स्टार्ट नहीं होता। एक होता है ना जो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये जनरेटर मेरा अपने आप स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए इसे एक बाहरी स्रोत में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करके बैटरी, आप देखिए ये बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी से कनेक्ट करके सप्लाई देनी पड़ती है फील्ड वाइंडिंग को, और ये फील्ड वाइंडिंग इसको एनर्जाइज करती है, जब जाके मेरा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर स्टार्ट होता है। चलिए नाजिर मुस्कान जी गुड मॉर्निंग, काफी दिनों बाद आए आप दर्शन देने, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीसी जनरेटर में फील्ड पोल हैं उन्हें एक्साइट करने के लिए हमें एक अलग से बैटरी, डीसी जनरेटर, रेक्टिफायर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हाँ, इसे बाहर से उत्तेजित कराना पड़ता है, इसे उत्तेजित कराने के लिए हमें बाह्य साधन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसे हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहा जाता है। बस इतनी सी बात हमें इसके बारे में ध्यान रखनी है कि वो कौन सा डीसी जनरेटर होता है जिसे बाह्य साधन से उत्तेजित करना पड़ता है। तब आप लोग क्या टिक करेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर या फिर पृथक उत्तेजित जनित्र, पृथक उत्तेजित जनित्र। अब यहां पे हमें इसकी क्लास देखनी है, वेवफॉर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिलक्षण, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिकल में या मैं बोलूं जो जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजी वाले काम करते हैं, तो वहां पे कौन सी चीज कितनी दक्षता से काम कर रही है, ये मेजर करने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी पड़ती है कि भाई हम अगर इतना वोल्टेज देंगे तो उसके अंदर इतना करंट फ्लो होगा, इतना वोल्टेज देंगे इतनी पावर आएगी, इतनी करंट आएगी। ये सारी चीजें मेजर करने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। तो यहाँ तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ OCC, OCC यानी कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखेंगे कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसे चुंबकीय,
इसे चुंबकीय कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है और नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक के भी नाम से जाना जाता है। चुंबकीय एवं नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आपको। अगर एग्जाम में पूछ ले बताइए निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जाना जाता है, और आपको बोल देगा ओपन कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो आप क्या टिक करेंगे भाई? ओपन कैरेक्टरिस्टिक को इस कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ध्यान रखो कि ओपन कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच बनाया जाता है कर्व। तो देखिए इसके बीच में फील्ड करंट, फील्ड करंट IF व EMF के मध्य में कर्व खींचा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक में इसे पहले स्टार्ट करके कुछ देर बाद लोड से जोड़ते हैं। बिल्कुल हाँ, वो जो आपका बाह्य सोर्स है उसे बैटरी से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, वो स्टार्ट होगा, उसके बाद जो उसकी फील्ड कॉइल है वो एनर्जाइज होगी और उसके बाद हमारा जनरेटर स्टार्ट होगा। वो तो चीज है कि भाई पहले स्टार्ट होगा हमारा बाहरी स्रोत, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा डीसी जनरेटर जो है सेपरेटली एक्साइटेड। अब चलिए, अब हमें देखिए इसका हमें कर्व ड्रॉ करना है। अब मैंने आपको क्या बताया बेबी कि फील्ड करंट, तो करंट हमेशा यहाँ आती है, तो आप यहाँ लिख देंगे फील्ड करंट IF और यहाँ पे लिख देंगे EMF। तो फील्ड करंट और EMF के बीच में ये खींचा जाता है। अब देखिए जो ये कर्व है इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे फील्ड करंट दोगे, ये वाली फील्ड करंट, ठीक है, फील्ड करंट क्या है ये, इसका एक्साइटेशन जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन देखो हर एक जनरेटर के अंदर, एक जनरेटर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि कुछ वोल्टेज, कुछ करंट, कुछ चार्ज उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो जो प्रेजेंट रहता है उसे आप क्या कहते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व। इसे हम लोग एक शब्द है अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अगर किसी सर्किट के अंदर ये अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि EMF वोल्टेज की मात्रा पैदा नहीं है तो वो जनरेटर कभी स्टार्ट नहीं होगा। तो हर जनरेटर के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। ऐसा भी होता है कई बार कि अगर आप किसी जनरेटर को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसके अंदर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। उस समय पे पहले उस जनरेटर को बैटरी से सप्लाई देनी पड़ेगी, थोड़ा वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा। फील्ड करंट और इंड्यूस EMF के बीच, बिल्कुल बहुत सही चाह रहे हैं। चलिए, तो अब देखिए यानी कि मैं कुछ करंट दूंगा उससे पहले ही जो EMF है उसके अंदर इस मात्रा में, तो EMF की जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अब जैसे जैसे आप करंट दोगे वैसे वैसे आपका EMF पैदा होगा। तो देखिए जैसे जैसे मैंने करंट दी वैसे वैसे मेरा EMF पैदा होने लगा। अब जैसे जैसे EMF पैदा होने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा नहीं कि आप करंट देते जाओ, तो ये जो अवस्था कहलाएगी ये कहलाती है रेखीय अवस्था। ये अवस्था कहलाती है रेखीय अवस्था। अब इसके बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद में सैचुरेशन आ जाएगा और उस सैचुरेशन के बाद क्या होगा कि मेरा जो ग्राफ है वो लीनियरली काम करने लगेगा। उसके बाद आप चाहे कितनी भी करंट लो, तो ये हो गई संतृप्त अवस्था। संतृप्त कैसे लिखा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संतृप्त अवस्था कहा जाता है। यानी कि एक पॉइंट के बाद में सैचुरेट, जब भी तो इसका नाम था नो लोड सैचुरेशन अभिलक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया कि भाई ये जो इतना एरिया है ना, अब देखो इतने एरिया, इसको मैं क्या कहूंगा? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। ये हो गई अवशिष्ट चुंबकत्व। तो स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे फील्ड करंट दोगे वैसे वैसे मेरा EMF पैदा होगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं कि आप कितने भी करंट दोगे तब EMF पैदा होगा, नहीं, वो सैचुरेट हो जाएगा और इसकी मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगेगी। लेकिन जैसे उसके बाद ये होगा कि आप चाहे फील्ड करंट कितनी भी बढ़ाओ लेकिन EMF मुझे कांस्टेंट मिलेगा। तो अब ये बताओ क्या आप लोगों को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक समझ आई कि नहीं आई? भाई ये देख लो, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर डायग्राम बता दिया और इसकी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया। अब मुझे फटाफट से बस इतना सा बता दो कि यस सर हमारी ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद दो कैरेक्टरिस्टिक और है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को आप क्या कहेंगे? आंतरिक। तो लिख लेते हैं
आंतरिक अभिलक्षण और बाह्य अभिलक्षण। बाह्य अभिलक्षण को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। तो अब हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई इंटरनल में ग्राफ किस किस के बीच बनेगा और एक्सटर्नल में ग्राफ किस किस के बीच बनेगा। तो देखिए इंटरनल कर्व जो हमारा बनाया जाता है उसमें ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? आर्मेचर करंट और आर्मेचर ईएमएफ के बीच में ग्राफ बनेगा। फिर अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा? तो ये आर्मेचर करंट और इंड्यूस वोल्टेज, ठीक है, जो वोल्टेज है उसके बीच में करंट बनता है। क्लियर है? ये करंट इसके बीच में बनेगा। ठीक है, आप इसे लोड करंट भी कह सकते हैं, लोड करंट के बीच बनेगा। बस अब हमें क्या करना है, आपको एक बार ये चीज समझ आ गई किस किस के बीच बनेगा, तो हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए अब ये दोनों ग्राफ क्या है, ज्यादातर एक साथ बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ लिख दो IA और IL दोनों साथ हैं और यहाँ पे V और EA दोनों साथ है। ठीक है, वोल्टेज और EMF दोनों साथ में है। क्लियर है? अब देखो कि ये ग्राफ किस तरीके से काम करता है। ये ग्राफ काम करता है ऊपर की तरफ से। ठीक है, कि एक बार आप ये देखिए कि मैंने वोल्टेज, मेरा जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, वोल्टेज जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब वो जो वोल्टेज है वो कोलैप्स कैसे होगा? धीरे धीरे भाई वो वोल्टेज मेरा गिरता जाएगा, है कि नहीं? अब मैं बात करूं, अगर कोई जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन उस पर लोड नहीं है, तो देखिए मैं मानता हूं कि ये मेरा वोल्टेज पैदा हो रहा है, इतना मेरा वोल्टेज पैदा हो रहा है, और ये वोल्टेज कब है? नो लोड पर। तो ये कंडीशन क्या है कि भाई अभी सिर्फ वोल्टेज पैदा हो रहा है, कुछ भी वोल्टेज जा नहीं रहा है, लेकिन अब वोल्टेज कहां कहां जाएगा और कितना कितना जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपको पता है भाई वोल्टेज रिएक्शन में ड्रॉप होंगे या नहीं होंगे? तो ये जो ड्रॉप होते हैं ये होते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन का जो टॉपिक है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। भाई आर्मेचर रिएक्शन के कारण मेरे वोल्टेज में कुछ चेंज हुआ, मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो गया। उसके बाद एक और वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओमिए वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, एक और वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओमिए वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए ये नो लोड पे वोल्टेज था, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ। अब आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए एक तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी तो मेन फ्लक्स होता है। अब देखिए कि दो चुंबक हैं, चुंबक के बीच में फ्लक्स था, वो फ्लक्स। अब आर्मेचर भी तो देखो वाइंडिंग है, चुंबक लोहे का बना है। अब जब वो घूमेगा तो उसका एक स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो जो आर्मेचर का फ्लक्स मेन फ्लक्स पर इफेक्ट डालता है उसे ही आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अभी तो इतनी सी बात देखो, बाकी बात मैं देखें तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मेरा वोल्टेज में कुछ कमी आएगी, और ओमिए वोल्टेज जब ना रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये जो चीजें होती है वो होते हैं ओमिए। तो ओमिए वोल्टेज ड्रॉप की वजह से मेरे ये वोल्टेज में लॉस हुआ। तो अब देखो ये जो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल। ठीक है, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो लॉस होता है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में, और ओमिए वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो होता है वो एक्सटर्नल लॉस में काउंट होता है। तो ये हो गए आपका ग्राफ इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का। बिल्कुल बिल्कुल, जनरेटर, डीसी जनरेटर, अलग अलग जनरेटर से अलग अलग वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, छोटी कैपेसिटी का छोटा कम करेगा और बड़ी कैपेसिटी का बड़ा। भाई डीसी जनरेटर की मदद से आप कितने भी वोल्टेज पैदा कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, डीसी जनरेटर से 3 फेज, सिंगल फेज, कैसे भी वोल्टेज आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में भी है ना, इसका अपन ऐसे नहीं करते कि ज्यादा मात्रा में वोल्टेज, छोटे छोटे काम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आजकल तो इसका उपयोग वैसे भी बहुत कम हो गया, बट हमारे टॉपिक में था तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो यहां से ये चीज आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मेरा डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कंप्लीट होता है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कंप्लीट। अब हम कल हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, शंट, सीरीज और कंपाउंड। अगर ये तीनों टॉपिक हमारे कल खत्म हो जाते हैं, यानी कि हम बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, आपको समझ भी आ रहा है और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये चैप्टर 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरेटर और मोटर वाले चैप्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अब मुझे कमेंट करके बताओ आज की क्लास आपको कैसे लगी, और क्या अब डीसी जनरेटर मोटर वाले चैप्टरों से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है? एक बार मुझे बताओ कि यस सर, अब इन चीजों से हमें डर नहीं लग रहा और अब सारी चीजें समझ आने लग रही हैं। सॉरी मुस्कान जी, हम लोग टाइम अभी चेंज नहीं कर सकते, 10 बजे की टाइमिंग रह सकता है। हाँ, आप बाद में कर सकते हो, जरूरी नहीं, आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो बाद में भी देख सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए, तो सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जो आप डेली आते हैं। ठीक है, आज 21 बच्चे आए थे बट चले गए, आए और गए, कोई बात नहीं, आप लोग आइए, डेली क्लास अटेंड कीजिए। आपकी ये क्लास हर कंपटीशन एग्जाम में फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली आपको सिर्फ ITI के लिए
रेलवे का, डीएमआरसी का, डीएफसीसीआईएल का या टेक्निकल हेल्पर का, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो वैकेंसी निकलती है आईटीआई की वैकेंसी जहाँ जहाँ निकलती है लोगो पायलट टेक्नीशियन, वहाँ वहाँ आपको ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा करेगी डीपली। अगर आप एक एक लाइन जो मैं बोलता हूँ उसे अगर आप अपने दिमाग में फिट कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को मज़ा आया ना? कोई भी थम्स अप नहीं करता? ठीक है, चलिए बहुत मजा आया। थैंक यू दोस्तों, कल सेम टाइम पे मिलेंगे 10 बजे अपनी क्लास में। अब देखो जनरेटर वाला, मोटर वाले चैप्टर चल रहे हैं तो सभी लोग टाइम पे आएंगे। काजल जी इतने दिनों से कह रहे थे कि सर चैप्टर पढ़ाइए पढ़ाइए, बट अब वो आ नहीं रहे हैं, तो डेली टाइम पे आया कीजिए टाइम। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में।